हमारे जो एड हॉक डेली वेजर्स, जिनको मैंने इससे पहले जब थोड़ी देर के लिए खड़े होकर कहा, मैंने कहा ना, इनका एक सोशल इशू है, ह्यूमैनिटेरियन इशू है। गवर्नमेंट के लिए तो ये पैसों का मामला है, लेकिन उनके लिए मामला अलग है। जो उनके साथ हुआ कल, मैं उस पर दोबारा नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर मैं माफ़ी चाहता हूं। मैं बार बार मनकोटिया साहब का ही जिक्र करता हूं, लेकिन उठे ही ये थे, नहीं तो किसी और का नाम लेता मैं। इन्होंने उठ के कहा कि ये नौबत आई क्यों। अच्छा किया आपने पूछा ना, ये नौबत आई क्यों। मैं भी जानना चाहता हूं ना, नौबत क्यों आई। क्योंकि हमें आए हुए तो 4 साढ़े 4 महीने हो गए, और बाहर रहे भी 10 साल हो गए ना। मैं मानता हूं हमने कुछ नहीं किया, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। मैं मानता हूं ना हमने कुछ नहीं किया, इसीलिए तो हम हारे 2014 में। अगर किया होता, बदकिस्मती से हमारी बदकिस्मती, हमने तैयार किया था सारा निज़ाम इनको रेगुलराइज करने का। उस सैलाब में हम बह गए, उनका वो रेगुलराइजेशन भी बह गया। लेकिन चलिए, हमसे नहीं हुआ, मैं मानता हूं नहीं हुआ हमसे। सलाखिया साहब, श्यामलाल शर्मा साहब गवाह हैं, जानते हैं हमने कितनी तैयारी की थी। नंबर भी हमने फाइनलाइज किया था, प्रोसेस भी फाइनलाइज किया था सारा। लेकिन चलिए, ऊपर वाले ने रखा नहीं था कि हमारे हाथों हो, नहीं हुआ, हम हार गए। आप लोग आए, फिर क्या किया। मैंने गहराई से इसमें जाने की कोशिश की कि आखिर किया क्या आप लोगों ने। फिर जब आपको मौका मिला, मैंने पुरानी बजट की स्पीचें निकलवाई, जिसमें आप सब हुकूमत में शामिल थे, लगभग सारे जो उस साइड बैठे हैं, सारे। मतलब हर बजट स्पीच में आपने इन्हीं डेली वेजरों के साथ जो है वादे किए। पहले बजट स्पीच में पैरा 173, 174, 175 पहले तो आपने ये बताया कि आप कर क्यों नहीं सकते हो। If the entire lot of such workers is regularized, the financial implications shall work out to 1925 crores per annum approximately. तो पहले ही आपने कहा कि क्यों नहीं हो सकता है। फिर कमेटी बनी, ठीक ना, चलिए ना, फिर कमेटी बनी, ठीक है, अच्छा किया, बनाया आपने कमेटी। मैं सोचा ठीक है ना, कमेटी बनी तो अगले बजट में उसका कहीं ना कहीं एक फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ होगा। तो मैंने उसके बाद ये 15-16 की बजट थी, 16-17 का मैंने निकाला। 16-17 के हवाले से आपने सिर्फ इतना ही कहा कि हाई लेवल पावर कमेटी जो है वो तश्कील की गई है और हम इनके लिए कुछ करना चाहते हैं। फिर कुछ नहीं। फिर 17-18 की तकरीर आई, उसमें तो आप और ज़्यादा गए। आपने कहा कि ना, मेरे पास मुझे 2 फैसले करने हैं, मैं या तो 7th पे कमीशन दे सकता हूँ या इन डेली रेटेड वर्कर्स को रेगुलराइज कर सकता हूँ। अब क्योंकि मेरे ऊपर मुलाजमों का दबाव ज़्यादा है, मैं रेगुलराइजेशन नहीं कर सकता हूँ, मैं 7th पे कमीशन दे देता हूँ। और फिर कहा, over the course of the next financial year, I intend to start the process of regularization of casual workers. I intend to start. तीसरा बजट, हाँ 3। चौथे पे जब हम आते हैं तब जाके आपने थोड़ी पेशरफ्त की, क्योंकि आपको मालूम था कि अब चौथी बार आ रहे हो तो कुछ तो कहना पड़ेगा। चौथी बजट से 1 महीना पहले, क्योंकि ये सेशन अगर मुझे याद है हम जनवरी में यहाँ बैठे हैं ना, मैं उस टाइम वहाँ बैठा था, हमें जनवरी में यहाँ बिठाया गया। दिसंबर में एसआरओ निकलता है, एसआरओ 520 520। तो उस एसआरओ के हवाले से फिर बजट में बात आ जाती है
As you are aware, the government has put into place a comprehensive policy, falana falana, and this policy seeks to address. The implementation will ensure sustainable livelihood for them. ठीक है, बड़ा अच्छा SRO भी निकला. कितने लोग रेगुलराइज हुए आपके SRO के तहत? 570. इस नंबर के तहत जो बजट में आपने दिया 61,000 के आसपास आपने उस वक्त नंबर गिना था डेली वेटेड वर्कर्स का. 570 आपने रेगुलराइज किए चौथे बजट तक. चलिए 18 में ही आपकी हुकूमत गई, गिरा दी आपने हुकूमत. महबूबा जी वज़ीर आला रही नहीं, गवर्नमेंट गई. उस SRO को आगे चलाना चाहिए था, गवर्नमेंट की पॉलिसी थी. वहीं रखा, जहां पे आप लोग छोड़ गए वहीं रखा. और फिर ठीक 2 साल पहले JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को सामने रखते हुए उस SRO को कैंसिल किया गया. उनके रेगुलराइजेशन का जो थोड़ा सा दरवाज़ा खोला हुआ था, उस दरवाजे को बंद किया. फिर आप पूछते हो ना, अब ये सड़क पे क्यों आए? जब इनके रेगुलराइजेशन का दरवाजा ही बंद किया गया, और जब बंद किया गया आप लोगों ने कुछ कहा नहीं, तो ये नौबत तो आनी ही थी. अब हमें इस सिलसिले को दोबारा, अभी हमारी मजबूरी बन गई. अब जब ना रेगुलराइजेशन के लिए SRO है, जब ना कोई फ्रेमवर्क है, अब इन सालों में इनके नंबर में क्या तब्दीली आई है, उस पर भी अब शायद अग्री करना आज के दिन में मुश्किल होगा. क्योंकि इस बजट को जब मैं देखता हूं नंबर 61,000, जब मैं गवर्नमेंट का नंबर देखता हूं तो उससे कई गुना ज्यादा. तो हमें ये सिलसिला अब हम जीरो से शुरू कर रहे हैं. तो आज कम से कम उन डेली रेटेड वर्कर्स और हमारे जो हैं कैजुअल एडहॉक, उन्हें इस बात का एहसास देने के लिए कि हम उनको भूले नहीं हैं, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, मैं आज एक कमिटी इस हाउस के ज़रिए से अनाउंस करना चाहता हूं. मैं इस बजट तकरीर के बाद उस पर बाज़ाब्ता ऑर्डर करके चीफ सेक्रेटरी साहब के ज़िम्मे रख के इस कमेटी में चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, प्लानिंग सेक्रेटरी, GAD सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी, क्योंकि इसमें लॉ का भी एक बहुत बड़ा रोल बनता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद. उन्हें 6 महीने का वक्त देके उनसे कहा जाएगा कि 6 महीने के अंदर अंदर बाज़ाब्ता एक फ्रेमवर्क तैयार करें. पहले नंबर तय करें, GAD के थ्रू नंबर तय करें कि कितने हैं, फिर लीगली और फाइनेंशियली इसके वो देख के कि किस तरह किया जा सकता है, एक रोड मैप तय करके, ताकि अगले बजट में इस हाउस के सामने मैं खड़े होकर आपसे ये कहूँ कि ना ये तैयार है और ये हम करने जा रहे हैं. मुझे यहाँ लव लेटर्स के हवाले से बात आती है. जब भी हम बात करते हैं तो कहते हैं ना इट्स अ लव लेटर. गवर्नर साहब का, LG साहब का खुतबा लव लेटर, ठीक है ना, है, क्या करें. ये वाला बजट स्पीच, ये भी लव लेटर. अब मैं फूक के कदम रखता हूं कि मैं कुछ बोलूं तो कहीं इसको ना लव लेटर के तौर पे लिया जाएगा, लेकिन मैंने इसको लव लेटर ओन किया. जब प्रेस ने मुझसे पूछा जनाब ऑपोजिशन कहती है दिस इज अ लव लेटर टू द BJP, मैंने कहा बिल्कुल है. It's a love letter to the BJP, it's a love letter to PC, it's a love letter to PDP, it's a love letter to NC, it's a love letter to CPM, it's a love letter to Congress.
It's a love letter to Khurshid Saab's party. It's a love letter to independents. It's a love letter to the people of Jammu and Kashmir. लव लेटर, आप लव लेटर क्यों लिखते हो? प्रेम का इजहार करने के लिए, मोहब्बत का इजहार करने के लिए। क्या मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मोहब्बत करता हूँ? बेशुमार लोग मोहब्बत करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, और कोशिश की है कि इस मोहब्बत के तहत मैं कुछ उन्हें दे पाऊँ। तो मैं शर्मिंदा नहीं हूँ कि हमने लव लेटर लिखा, और इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो अगले 5 साल तक हम लोगों को ये लव लेटर लिखते जाएंगे। लेकिन क्या गुनाह है ना अगर हम किसी का शुक्रिया करें? क्या नाशुक्रगुजार रहें? अगर किसी ने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ किया है, मदद की है, तो क्या मुझे हाउस में खड़े होकर कहना चाहिए कि कुछ नहीं किया, नहीं की मदद? अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जम्मू कश्मीर की मदद की है, तो क्या शर्माऊं मैं? क्या मुझे शर्मिंदा होना चाहिए? मैंने उस दिन मदद, शुक्रिया किया, आज फिर करूंगा। मैं क्यों शर्माऊं? मैं फिर दोहराता हूं ना, मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की मदद की। इस पे बजा लिया। अच्छा, फिर बात आई कि ये सारा इट्स ऑल पेड फॉर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यही तो हमारी मुसीबत है। ये तो मैं खुद कहता हूं ना, वी डोंट स्टैंड ऑन आवर ओन फीट। हम खुद कफील नहीं है, हम खुद मुख्तार नहीं है, वी आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। उसी चीज को मैं दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा हूं। और ठीक यही बात आपके पुरानी बजट की तकरीरों में है। वही जो मैं बात करना चाहता था, वही बात तो आपके पहले बजट में है, दैट फाइनेंस मिनिस्टर्स गो टू दिल्ली विद अ बेगिंग बोल। उस बजट की तकरीर में काश जो 4 साल बजट आपने पेश किए उसमें अगर कुछ हुआ होता। No, here, in common parlance, I am asserting that I shall not go with a begging bowl to New Delhi, that we will stand on our own feet. नहीं हो पाया ना, नहीं हो पाया। और जो बात उन्होंने उस तकरीर में की वो आज भी जाहिर सही है। लगभग 35,000 जितना भी हमारा कैपेक्स है उसको खर्च करने के लिए 70,000 से ज्यादा तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो 35,000 करोड़ के काम करने के लिए हमें 70,000 करोड़ से ज्यादा तनख्वाहें देनी है। आप प्राइवेट सेक्टर में किसी भी कंपनी को इस तरह चलाओ तो बैठ ही जाएगी। 35,000 करोड़ का सामान बेचने के लिए अगर आप 70,000 करोड़ से ज्यादा तनख्वाहें दे दो तो वो कौन सी कंपनी चलेगी? साल, 1 साल, 2 साल, उसके बाद बंद। हम जानते हैं ना कि हमें बजटरी सपोर्ट मरकज से लेना पड़ता है, तभी तो हम उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम कमाना शुरू करें। तभी मैंने दोबारा इस बजट के हवाले से पावर सेक्टर पे जोर दिया। हमने कहा कि चिनाब पे जो हमारी कैपेसिटी है उसको डेवलप करना है। टूरिज्म के लिहाज से मैंने बात की, न्यू टूरिज्म डेस्टिनेशंस के हवाले से बात की, न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के हवाले से बात की, स्टार्टअप पॉलिसी